हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। विजन आईएएस का जो मैगजीन है PT 365 उसको डिस्कस कर रहे हैं, हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी पूरा कवर हो चुका है। इन्वायरमेंट हम डिस्कस करें, इन्वायरमेंट में वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन वाला यहाँ तक कवर हो चुका है। अब हम फॉरेस्ट और वेटलैंड, कोस्टल लैंड एंड ओशन, इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली दो दो वीडियो आती है, तो हम एक मैगजीन को ज़्यादा से ज़्यादा में अब 5 से 7 दिन में कवर कर लेंगे। 5 दिन मैक्सिमम एक मैगजीन। तो इस तरह हमारा सारा मैगजीन होगा। इसके बाद हम इकोनॉमी कवर करने वाले हैं और उसके बाद साइंस एंड टेक कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर मैसेज ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। देखो, पहली बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 1980 में आया था। मेन क्या है? डिफॉरेस्टेशन को रोकना। वैसे एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वो तो सबसे पहले 1927 में आया था। 1927 यानी ब्रिटिश एरा में आया था। तो उसका मेन काम था कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो फॉरेस्ट पे मेरा कंट्रोल हो, ताकि हम टिम्बर को एक्सट्रैक्ट कर सके। यानी इसमें बाकी इंडियन वगैरह का कोई रोल ना हो, यानी हमारा इस पे पूरा आधिपत्य हो। और दूसरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, और इसमें 2 बारी अमेंडमेंट हो चुका है, एक 1988 में और एक 1996 में। एक केस आया था, कौन सा केस है? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। किस केस में? गोदावरम गोदावरमन जो केस है ना, गोदावरमन केस। उस केस में डेफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट पे जो चर्चा हुआ था, और उसके लिए 2 बारी अमेंडमेंट करना पड़ा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, कि फॉरेस्ट का जब बात करते हो तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है ये। तो एक बारी और इसमें रूल्स में बदलाव किया जा रहा है, ठीक है ना। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द नोटिफाइड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, ठीक है। और इसमें नोटिफाई जो किया गया किस एक्ट के अंदर? एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है 2003, उससे रिलेटेड एक्ट एक स्केलेटन फॉर्म में होता है। उसके लिए बहुत सारे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो। तो इस रूल में क्या किया जाएगा? कुछ कमेटी बनाई जाती है, और कुछ कमेटी का काम है, जैसे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, रीजनल एम्पावर कमेटी और एक एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी सारे स्टेट और यूटी के द्वारा बनाया गया है। हर महीने 2 बार मिलेंगे और एक प्रोजेक्ट रिकमेंड करेंगे। टू रिकमेंड प्रोजेक्ट किसको? स्टेट और यूटी का। उसके बाद भी लैंड से रिलेटेड प्रपोजल होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या ये यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसको एग्जामिन करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर फॉरेस्ट लैंड 5 हेक्टेयर से कम हुआ ना, तो उसमें ये कुछ नहीं करेगा। रीजनल एम्पावर कमेटी की बात करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है हर रीजनल ऑफिस में। ये भी 2 बार मिलेंगे महीने में, और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट वगैरह काम करना है। एडवाइजरी कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग 6 मेंबर, ये हर एक महीने में मिलेंगे और एडवाइस देंगे। नाम से पता है, एडवाइजरी। एक कैंपा है, कैंपा फंड 2016, यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। मान लो अगर फॉरेस्ट को काटा जाता है, तो फॉरेस्ट से जो पैसे आते हैं, तो उससे उसका फंड, उसका एक फंड बना लो। फॉरेस्ट को काट मतलब फॉरेस्ट को अगर बेच रहे हो, तो उसका एक फंड बना लो। या फॉरेस्ट अगर गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में यूज होता है, तो जितना फॉरेस्ट का प्राइस होगा उतना पैसा आप उस फंड में डाल दो, ठीक है ना। और उस फंड को आप यूज करो ऐसे पर्पस के लिए जिसमें फॉरेस्ट टाइप का ही काम हो, कि ऐसा प्रोजेक्ट बना दो जिसमें ग्रीन एनर्जी बनता हो, ये इस टाइप का कुछ। तो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन रेफर्स टू एफॉरेस्टेशन एंड रीजनरेशन एक्टिविटीज carried out as a way of compensating for forest land diverted to नॉन फॉरेस्ट पर्सन। अगर मान लो फॉरेस्ट लैंड को यूज करे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो उसमें कंपनसेशन की बात की। उस कंपनसेशन के लिए एक फंड बनाया गया, ठीक है ना। 90% इस मनी का जो होता है ना, वो स्टेट फंड में जाता है, बाकी 10% नेशनल फंड में जाता है। ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है अंडर पब्लिक अकाउंट, याद रखना। National and state authority, their function is to manage and utilize the respective fund for the purpose of this act. इतना याद रखना। टाइम फ्रेम रिलेटेड है कुछ कमेटी का, याद नहीं रखना। अगर कोई नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट है जो कि 5 से 40 हेक्टेयर है, तो उसका रिव्यू 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। माइनिंग प्रोजेक्ट है 5 से 40 हेक्टेयर, तो उसका 75 दिन में। तो ये सब याद नहीं रखना।
ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ये ध्यान रखना है तो रखो, नहीं तो छोड़ सकते हो। और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन तो समझ गए। एक और चीज़, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था ना, उससे जू को एग्जम्प्ट कर दिया है। तो जू के पास जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगते थे, वो अब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगेगा, याद रखिएगा। जू अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से बाहर हो गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो बनाया गया था, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था। कब? 1992 में। और इसमें चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। हर जू को इन इंडिया उनको चाहिए कि भाई हम अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं तो सेंट्रल जू अथॉरिटी का रिकॉग्निशन चाहिए। अगला, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की बात करते हैं। अभी एक कांगर घाटी नेशनल पार्क है। कहाँ पे? कांगर घाटी नेशनल पार्क, ये है छत्तीसगढ़ में। ये उड़ीसा का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, और यह कांगर घाटी नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, जो कम्युनिटी का फॉरेस्ट राइट है, मतलब ट्राइबल लोगों का जो अपना फॉरेस्ट राइट होगा ना, उसको रिकॉग्नाइज किया है। मतलब फॉरेस्ट ट्राइबल से फॉरेस्ट राइट छीना नहीं है, उनको रिकॉग्नाइज किया जबकि उनको दिया है, याद रखना। ये सेकेंड है आफ्टर सिंप्लीफाई प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखिए, कांगर घाटी नेशनल पार्क में 2 वर्ड है। कांगर वर्ड है, कांगर का मतलब होता है यहाँ से एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है कांगर। 3 एक्सेप्शनल केव है यहाँ पे, कुतुम्बसार, कैलाश और दांदक। ये समझ लेना है, 3 केव, ये तीनों कहाँ पे है? इसी नेशनल पार्क में है, यानी छत्तीसगढ़ में है। तीरथगढ़ वाटरफॉल यही इसी पार्क में है। और उसके अलावा एक और बस्तर मैना है, जो कि छत्तीसगढ़ का स्टेट वर्ड है, यहीं पे मिलता है। वो इवन ह्यूमन के वर्ड को मतलब क्या करना लगता है, नेने ह्यूमन वॉइस की तरह बोलने लगता है। उसके नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की बात करते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, इसको जो हमारा 2006 वाला एक्ट है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्राइबल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसकी बात करते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ, रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड, मतलब उनको राइट दिया जाएगा, रिसाइडिंग करते वो राइट सब दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा को अथॉरिटी दिया गया है कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ना, वो करवाते रहे। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कुछ नहीं रोकना है। एक और, FRA provides for community right and CFR right recognition of all forest land including wildlife sanctuary, tiger reserve, मतलब कम्युनिटी को फॉरेस्ट मिलना चाहिए राइट। अब कुछ और फॉरेस्ट रिलेटेड न्यूज है। पहला है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडियन इनिशिएटिव, मतलब ट्री आपको बाहर लेना है, मतलब फॉरेस्ट के आउटसाइड में है। तो किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा एक बॉडी है जिसका नाम है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने से। 7 स्टेट में काम कर रहा है, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और UP, ठीक है। उसके बाद ट्री सिटी 2 है ना, मुंबई और हैदराबाद, ट्री सिटी 2021 का। और ये प्रोग्राम स्टार्ट किसने किया? यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आर्बर डे फाउंडेशन, ठीक है। नगर वन स्कीम की बात करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर 400 अर्बन फॉरेस्ट यानी नगर वन और 200 नगर वाटिका कंट्री को बोला गया कि ये 5 साल में, अगले 5 साल में बनाया जाएगा, ठीक है ना। इतना याद रखना। यहाँ पे से जो पैसा आता है ना, वो कैंपा जो फंड है ना, उससे आता है। वन उद्यान जो भी इस्टेब्लिश किया था वो किसके द्वारा मैनेज किया था? स्टेट गवर्नमेंट। एक और है मियावाकी मेथड। इसमें क्या होता है, जापान का एक मेथड है जहाँ पे सुपर फास्ट ग्रोथ किया जाता है प्लांट को, जिसमें 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ होगा प्लांट का और 30 गुना ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। ये टेक्निक क्या करता है कि माइक्रो फॉरेस्ट बनाएगा स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे, ठीक है ना। और ये अभी बना कहाँ पे? फजीला डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब का है ना, ये ट्रेंड सेट कर रहा है इस मेथड को यूज करके। वनीकरण प्रोजेक्ट की बात करते हैं। वनीकरण प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में
नेचुरल वेजिटेशन को रीस्टोर किया जा रहा है और इन्वेसिव जो प्लांट है उसको हटाया जा रहा है, याद रखना है। और ये हो कहाँ पे रहा है? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। सेना स्पेक्टेबिलिस, इसको हटा के दूसरा लाया जा रहा है, ठीक है ना, दूसरा प्लांट लाया जा रहा है। अब चलिए वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड ओशन के बारे में नए रामसर साइट डिक्लेयर किए गए हैं, ये बात याद रखिए। वुहान डिक्लेरेशन कब हुआ? जब 14वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड से रिलेटेड, ये वुहान में है। देखो ये क्या करेगा, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। अब इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट हो गए हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 1971 में है, इंडिया पार्टी है, ठीक है ना। और इसमें वेटलैंड का वाइड यूज करने की बात कर रहा है ताकि उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन रहे और इकोसिस्टम अप्रोच का यूज किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। 6 की इन्फॉर्मेशन है। कौन हैज 6 फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर, इसके कौन है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई वेटलैंड कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या पॉल्यूशन या कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण दिक्कत में है तो उसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। यानी कोई वेटलैंड को पहले रखा जा सकता है, फिर भाई वो ठीक हो जाए, सुधर गया तो आप हटा भी दो। अब वेटलैंड के सिग्निफिकेंस है, कार्बन सिंक करता है, एनुअल माइग्रेशन पैटर्न को मेंटेन करता है, शॉक एब्जॉर्बर है, वाटर स्टोरेज, इंट्रिंसिक कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू होता है, लाइवलीहुड क्रिएट, किडनी है लैंडस्केप का। अब रामसर साइट है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, पहला क्या है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, तमिलनाडु में अब सबसे ज़्यादा है, कीफुरभूल आसाम में, बिहार में कवरतल वेटलैंड, नंदा लेक कहाँ पे? गोवा में, गुजरात में कौन कौन है? 4 है, खिजादिया, नल सरोवर, थोल लेक और बाधिवाना। हरियाणा में कौन है? हरियाणा में 2 है, एक है विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में 3 है, चंदरताल, पोंग और रेणुका। JNK की बात करें तो टोटल 5 है, होकेरा, हाइगम वेटलैंड, सलबॉग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सुरिनसर, मानसर और वुलर लेक। कर्नाटका की बात करें तो रंगा नथीतू बर्ड सेंचुरी। केरला की बात करें अष्टामुडी, सस्टमकोटा, वेम्बनाड लेक। लद्दाख की बात करो तो तशोकर वेटलैंड जो है वो है। उसके अलावा लद्दाख में और है तशोकर, तशोमोरीरी। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोज है, शाक्य सागर है, सिरपुर वेटलैंड्स है, यशवंत सागर है। महाराष्ट्र में लोनर लेक, नंदूर, मधमेश्वर, थाने क्रीक। मणिपुर में कौन है? लोकतक, पाला और मिजो में कौन है? पाला वेटलैंड। उड़ीसा में अंशुपा लेक, भितरकनिका, चिल्का, हीराकुंड, सतोसी। और क्या है? तमपारा लेक, ब्यास कंजर्वेशन, ये सब पंजाब में है। हरीके खांजी पंजाब में है। केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर लेक। राजस्थान में क्योलादो, सांभर। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है चित्रगुरी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर, कांजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी, कारिन किली। और उसके अलावा है कुंथन कुलम, करनकाई, पिचवान में, पॉइंट कैलीमर और सुचिंद्रम, उद्यम थापुरम और बदायूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। उसके बाद है बेदांथांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेलोड। उसके बाद है बेदनौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तो टोटल कितने होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है टोटल, ठीक है। त्रिपुरा में क्या? रुद्र सागर एकमात्र है। उसके बाद यूपी में कौन है? बखीरा, हैदपुर, नवाबगंज, पार्वती आगरा, शमनबर्ड, शमसपुर। उसके बाद है संदीबर्ड,
सरसाई, शूर सरोवर, अपर गंगा। उसके बाद उत्तराखंड में कौन है, असम कंजर्वेशन, वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन। याद नहीं रखना है कि क्या कारण है कि किसी को रामसर साइट में दर्जा दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। पहला, जो चिल्का लेक है ना, वहाँ पे इरावदी डॉल्फिन मिलता था, इसकी संख्या गिरने लगी है। तो यहाँ थोड़ा चिल्का लेक के बारे में देख लेते हैं। चिल्का लेक ईस्ट कोस्ट में है उड़ीसा के, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है पूरी दुनिया का, सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून। इरावदी डॉल्फिन क्या है, इसको कोस्टल डॉल्फिन भी बोलते हैं और नियर शोर वाटर में मिलता है। उसके अलावा कई और रिवरिन में आपको मिलेगा, मेकोंग में, महाकम में, आयुर्वेदी में, और ये सब रिवर है। पहला कंबोडिया का मेकोंग, महाकम इंडोनेशिया का और ये म्यांमार का। आईयूसीएन में इंडेंजर है। सुंदरबन वेटलैंड की बात करते हैं तो सीएजी ने क्या बोला है कि ये डिले कर रहे हैं, जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है ना उसको डिले कर रहे हैं। उसके अलावा क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल जोन एरिया की बात करते हैं, सुंदरबन को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है ना। और इको टूरिज्म में कंस्ट्रक्शन के लिए बिना ऑर्डर से पहले कुछ नहीं करना होगा। सुंदरबन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया है, आपको यहाँ पे टाइगर मिलेगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, इरावदी डॉल्फिन, फिशिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड की बात करते हैं, सीएजी ने क्या बोला है, लैक ऑफ इफेक्टिव प्लान बाय ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि ये काम नहीं ठीक से कर पा रहा है। ये यूनिक पेरी अर्बन इकोसिस्टम है ईस्ट फ्रिंज कोलकाता के। मल्टीपल यूज वेटलैंड है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। लोकतक लेक, भाई लोकतक लेक मणिपुर में है और ये इम्फाल के पास है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का। बहुत फ्लोटिंग आइलैंड्स इसमें है, फुमडी जिसको बोलते हैं। और काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है, इसमें फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है शंघाई डियर, ये इंडेंजर्ड डियर है जिसको नाम डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और भी स्पेसीज लिखती है, हॉग डियर, ऑटर, ये सब। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है चेंजेज अंडर आइलैंड प्रोटेक्शन जोन एंड आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है ना। और सेटिंग अप गैस पावर प्लांट, जो सेट अप हो रहा है ना गैस पावर प्लांट इन अंडमान निकोबार, उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस में बदलाव लाए। और किस पे बेस्ड डिसीजन है, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी पे। और रिकमेंडेशन फॉर गैस बेस्ड प्लान, इतना ध्यान रखने दे सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ 8 बिगर ओशेनिक आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। ग्रुप 1 में क्या है, आइलैंड विद जियोग्राफिकल एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, जिसमें ये सब नाम आ गया। जिसमें 1000 किलोमीटर से कम हो और 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो। इसमें कौन होगा, वर्तंग, लिटिल अंडमान, हैवलॉक और कार निकोबार। उसके बाद ब्लू फ्लैग विचेज क्या होता है भाई, एक इको लेवल होता है और 2 को मिला है अभी। एक है मिनी क्वाय, ठीक है ना, मिनी क्वाय थुंडी बीच जो कि लक्षद्वीप में है। उसके अलावा एक और है कादमत बीच, कादमत बीच लखनऊ में है, सॉरी लक्षद्वीप में है। कादमत और मिनी क्वाय दोनों एक ही जगह, दोनों थोड़ा अलग अलग है। अब ये अवार्ड देती कौन है, एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। मिशन क्या हुआ ये सब पता है आप लोग को, ठीक है। एक है अबीदजान कन्वेंशन, ये COP 13 में हुआ था, अबीदजान कन्वेंशन। COP 13 जब इसका हुआ रहेगा ना, मेरीन एंड कोस्टल एनवायरनमेंट, इस पे फोकस किया जा रहा है। और मिशन क्या है, टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड डेवलप द अबीदजान कन्वेंशन एरिया एंड रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऊपर से भी दिखता है सैटेलाइट से। साइंटिस्ट ने भी क्या किया, एक नया मेथड से इसको और ज़्यादा सेटअप किया है। नहीं तो आपको पता है ना बहुत ज़्यादा ये क्या हो रहा है, वाइट कलर का हो जा रहा है। कौन से मेथड है, क्रायोमेस टू फ्रीज एंड स्टोर कोरल लार्वा बोलते हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, रीफ को आप बना सकते हो, जो क्लाइमेट चेंज के साथ खत्म हो रहा है उसको बना सकते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ये लार्जेस्ट बैरियर रीफ है नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है इसका। उसके अलावा ये उसके बाद ये क्या होता है, देखो ये कोरल होते हैं। कोरल में के अंदर होता है पोलिप्स और ये होता है एल्गी।
एलगी क्या करता है, खुद खाना बनाता है, तो एलगी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है कोरल को, और कोरल क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, भाई रह जाओ मेरे पास। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कोरल का, 1% है भाई अर्थ सरफेस पे, 25% मरीन लाइफ को संभालता है। और हार्ड कोरल होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, सॉफ्ट कोरल जिसमें ये नहीं होता। थ्रेड तो हमें पता ही है। कोरल रिप की बात करते हैं, कहाँ कहाँ मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है। और ये प्रोटेक्टर है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब क्या है, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि डेंजर में है। ठीक है ना। और किसके द्वारा रिपोर्ट दिया गया, आईयूसीएन और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के द्वारा। ठीक है ना। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये ठीक है। नेक्स्ट है एक्रोपोरा कोरल्स की बात करते हैं। ये रिसेंट स्टेटेड दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर within a past 36 years has been recorded in northern and central part of GBR. ग्रेट बैरियर रीफ है, उसकी बात कर रहे हैं। ब्लैक कोरल की बात करते हैं, क्या है ब्लैक कोरल, ये आपको डेप्थ में मिलेगा, जिसको डीप सी कोरल भी बोलते हैं। रेयरली ब्लैक होता है, बट ये कलर में होता है, अलग अलग कलर हो सकता है, जैसे ग्रीन, येलो, ब्राउन। ये फिल्टर फीडर भी बोलते हैं। उसके बाद है एजोन्थलेट कोरल की बात करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 4 टाइप ऑफ कोरल को, कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में। बस इतना याद रखना। ठीक है। अब देखो इसको देखो एक हमें पता है ना, ये क्या है, जोक्स एंथले, जो ऑक्स एंथले। इसका मतलब है कोई कोरल जिसमें ये होगा ही नहीं, तो ये होगा नहीं तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करेंगे, किसी और डिफरेंट फाइट ऑफ प्लैंकटन से करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। एनिमल वेलफेयर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बात कर रही है किस पे, किस बॉडी के अंदर आती है, ये आती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1962 में स्टैब्लिश किया था, हाई कोर्ट है बल्लभगढ़। किस एक्ट के थ्रू, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एक्ट 1960। ठीक है। इसमें बदलाव करने की बात होता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन देता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देता है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। उसके अलावा बर्मन क्या लीड करते हैं, हरगिला आर्मी, जो कि फीमेल ग्रासरूट कंजर्वेशन मूवमेंट वाली है, उसको। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2005 से शुरू हुआ। यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है, किसी को दिया जा सकता है। ओपन लैंड की बात करें, जो जैसलमेर का है, वो डिमांड कर रहा है ओरल लैंड टू बी डिक्लेयर ए कम्युनिटी फॉरेस्ट सेक्रेट फॉरेस्ट। जो ओरल लैंड है ना उनका, उसको डिक्लेयर कर दे कम्युनिटी कंजर्वेशन और सैक्रेट स्पेस। उसके बाद ओरन सैक्रेट प्लेस से याद रखिएगा, ध्यान रखना। एसिक्लोफेनिक क्या है, ये दर्द में दिया जाता है जब जानवर को दर्द करता रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान पता है क्या होता है, वल्चर का 99% ख़त्म हो गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी की बात करते हैं, हैदराबाद जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड 2022 का, और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड जीता है। उसके बाद है स्पॉन्ज ब्लीचिंग का बात हैं, और ये न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट एवर स्पॉन्ज ब्लीचिंग इवेंट, ये साउथ कोस्ट लाइन में। स्पॉन्ज क्या, सिंपल एक्वेटिक एनिमल एंड डेंस एट पोरस एंड स्केलेटन। ठीक है। उसके बाद हैबिटेट क्या है, रीफ अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ पे रहते हैं। थ्रेट क्या है, कोरल का थ्रेट है। अब रिपोर्ट एंड इंडिसेस हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं, चाहे बहुत कम है हम कर ही लेते हैं, ख़त्म ही करते हैं। पहला, क्योंकि ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना है रिपोर्ट और इंडिसेस में। पहला इंटर गवर्नमेंटल, पहला बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में हम डिस्कस किए हुए हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल रिलीज करता है क्या, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका एक ऑफिशियल रेड लिस्ट भी निकलता है बर्ड से रिलेटेड। तो अब इनको सपोर्ट इंडिया में कौन करता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सपोर्ट करती है। ठीक है ना। इनका जो डेटा आया उस पर ध्यान नहीं रहना है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया। ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो 54% देश है, 54% क्या है, पॉपुलेशन है, सिर्फ 5 कंट्री में है।
ठीक है। लेकिन अभी क्या हुई, जो फॉरेस्ट है ना, कम कार्बन को एब्जॉर्ब किया जितना इमिट किया है। नेक्स्ट क्या है, IPBES असेसमेंट रिपोर्ट सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, ये कौन निकालता है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस बॉडी के बारे में देख लेते। इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंडिया मेंबर होगी, और ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी नहीं है। हाउएवर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट सर्विसेज को दिया है, बट इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आता। लेकिन एक UNEP, मतलब ऐसा बोल सकते तरस खा के बोला कि भाई एक ऑफिस के एक सीट में तुम बैठ जाओ, और यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर हैं इसमें। तो इसने एक असेसमेंट रिपोर्ट दिया है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज का, कैसे सस्टेनेबल यूज किया जा सकता। स्टेट ऑफ मैनग्रोव्स की बात करते हैं, कौन निकालता है, ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस निकालता है, ये 2018 में बना था। ठीक है ना। और एक तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा, IUCN के द्वारा, और द नेचर और कंजर्वेंसी के द्वारा, वेटलैंड इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए। 3 की एरिया पे फोकस करने, मैनग्रोव के लॉस को हॉल्ट करो, रोको, साइंस बेस्ड रिस्टोरेशन करो, अवेयरनेस फैला। उसके अलावा स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव 2021 पिछले साल आया था। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर निकालता है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 2 साल पे निकालता है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स में क्या है, वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स स्पीसीज फ्रॉम टेरेस्ट्रियल्स, हर जगह के लोग को ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। ठीक है ना। तो ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट एक इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी लेड इनिशिएटिव है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो ना इस नंबर पर मैसेज करना। थैंक यू।